सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम इग्नू के सेकेंड ईयर कोड जो कि आज का बीपीएससी 134 यानी कि पॉलिटिकल साइंस का कोड है, अंतरराष्ट्रीय संबंध का परिचय, और चैप्टर नंबर 4 सेकंड है। तो इसमें हम आप देखेंगे फ्रेंड्स, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या है तथा इसके कारकों का वर्णन करें। यानी कि राष्ट्रीय एक जो राष्ट्र का निर्माण होता है उसके शक्ति के तत्व क्या है या फिर उस राष्ट्रीय शक्ति होता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो आपके राष्ट्रीय शक्ति का परिचय की बात कर लीजिए तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शक्ति से हमारा अभिप्राय राष्ट्रीय शक्ति से है जिसके अंदर एक देश पूर्ण रूप से अपनी ताकत को बढ़ाकर अपने विकास करके एक राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करता है, यानी कि राष्ट्र का निर्माण करता है। एक विचारक के अंतर्गत राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषित करते हुए हंस मोर्गेनथाउ, जो कि एक विचारक है फ्रेंड्स, तो इनके अंतर्गत इन्होंने कहा कि इनके अनुसार एक देश राष्ट्र के ताकत और उसके विकास के जो तत्व कारण है, देश की राष्ट्रीय शक्ति में आगे बढ़ाने का जो कारण है वो हमारा राष्ट्रीय शक्ति कहलाता है। अर्थात यानी कि हंस मोर्गेनथाउ फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि एक देश की जो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व है, जो कारण है कि इसके कारण वो ताकतवर है। जैसे कि मान लिया जाए, जैसे किसी देश में अत्यधिक खदान होते हैं तो खदान के कारण भी कोई देश राष्ट्रीय शक्ति में आगे बढ़ पाता है, राजनीति व्यवस्था में भी कोई देश आगे बढ़ पाता है। तो उसके अंतर्गत हंस मोर्गेनथाउ यही कह रहे हैं कि एक देश का जो राष्ट्रीय तत्व है, यानी कि जो तत्व एलिमेंट्स है जिसके कारण एक राष्ट्र पावरफुल बनता है, वो उनकी बात कर रहे हैं हंस मोर्गेनथाउ। उसके बाद जॉर्ज सर्वान्सबर्ग जो आपके आते हैं नेक्स्ट विचारक, इन्होंने ये बोला कि राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण हमारे राजनीति व्यवस्था से संबंधित भी है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एक राष्ट्र अपने पूर्ण रूप से राजनीति व्यवस्था में आगे बढ़ता है तो वो हमारा राष्ट्रीय शक्ति के अंतर्गत कहलाता है। फ्रेंड्स, ये आपके दो विचारक हैं जिन्होंने राष्ट्रीय शक्ति की बात करते हुए आगे बढ़ाते हुए बात कर ली जाए तो सरल शब्दों में कहा जाए फ्रेंड्स, तो आपके राष्ट्रीय शक्ति से हमारा अभिप्राय ये होता है कि एक राष्ट्र की शक्ति से, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एक देश अपनी शक्ति को आगे बढ़ाते हुए, राजनीति व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए वो एक राष्ट्र का निर्माण करता है। जैसे कि हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश एक राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था भी पाई जाती है, लोगों को अधिकार दिए गए हैं, एकता की भावना पाई जाती है, इसलिए हम राष्ट्र के संबोधित करते हैं। लेकिन राष्ट्र शक्ति की बात कर ली जाए तो आपके कुछ एलिमेंट्स तत्व होते हैं जिसके अंतर्गत, यानी कि आपके जो कारक होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत आपको राष्ट्रीय शक्ति का देखा जाता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लीजिए राष्ट्रीय शक्ति के कारक या मूर्त आपके तत्व, यानी कि राष्ट्रीय शक्ति के जो तत्व है उसके बारे में बात कर ली जाए तो आपका पहला पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स, शक्ति के मूर्त तत्व। शक्ति के मूर्त तत्व फ्रेंड्स, इसकी बात कर लीजिए तो यार शक्ति के मूर्त तत्व से हमारा अभिप्राय ये होता है, जैसे कि आपकी जो हमारी जनसंख्या होती है उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण भी एक राष्ट्र पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो सकता है। जैसे कि बात कर लीजिए जनसंख्या की दृष्टि में हमारा देश भारत दूसरे स्थान पर पाया जाता है, तो राष्ट्र यानी कि क्वांटिटी के अंतर्गत या फिर मात्रा के अंतर्गत देखा जाए तो भारत अन्य देश चीन के बाद से अन्य देशों से अत्यधिक शक्तिशाली एक राष्ट्र का निर्माण करता है। जनसंख्या के दृष्टिकोण में ये देखने को मिलता है कि आपके जो भारत है द्वितीय स्तर पर पाया जाता है एक राष्ट्र के शक्तिशाली होने के स्तर पर। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपके कोई दो फ्रेंड्स है और उससे अत्यधिक 4 फ्रेंड्स है, तो जाहिर सी बात है दोनों में लड़ाई होगा, दोनों ग्रुप में लड़ाई होगा तो 4 वाला ही जीतेगा। तो ये हमारा शक्ति के मूर्त तत्व के अंतर्गत आता है, जिसकी आपकी जनसंख्या की बात कर ली जाती है। तो फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट आपका आता है भूभाग। फ्रेंड्स, भूभाग की बात कर लीजिए तो जो हमारे क्षेत्र है, जो हमारी आकृति है, यानी कि बात कर लीजिए हमारे क्षेत्र की, तो हमारे क्षेत्र की बात कर लीजिए उत्तर में देखा जाता है आपका हिमालय पर्वत पाया जाता है, दक्षिण में देखा जाता है दक्कन का पठार पाया जाता है। इस तरीके से हमारा क्षेत्र कहीं ना कहीं, और देखा जाए तो 3 क्षेत्रों से आपका भारत
निचले स्तर से देखा जाए तो तीनों क्षेत्रों से आपका पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो इस स्थिति में आपका यह भूभाग कहलाता है, जिसके अंतर्गत अब बात कर ली जाए आपका अरावली पर्वत है, और चाहे आपका देखा जाए अरावली पर्वत से जो राजस्थान से जितनी रेतीली मिट्टी है कहीं ना कहीं वो उसे रोकता है, और आपका उत्तर में देखा जाए तो हिमालय पर्वत से जो यानी कि रूस से या फिर आपका रूस से जो ठंडी हवा आने वाली रहती है तो उसे रोकता है। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में भी एक राष्ट्र का निर्माण करता है। तो ये हमारे भूभाग या फिर भूतत्व भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राकृतिक संसाधन। फ्रेंड्स, आपकी प्राकृतिक संसाधन की बात कर लीजिए तो जिस क्षेत्र में अत्यधिक यूरेनियम, पेट्रोलियम और कोयला इस तरीके से तत्व या फिर जवाहरात, हीरे जवाहरात जो पाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें अत्यधिक शक्तिशाली की बात हो जाती है। और जैसे फ्रेंड्स आपको भी पता है कि दुबई में कुछ पानी तक भी नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी अत्यधिक शक्तिशाली देखा जाए इकोनॉमिकल या फिर बोल सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग है। उसका रीजन क्या है? पेट्रोलियम और उसके बाद पेट्रोलियम से उसने अपना पर्यटन पे जो ध्यान दिया, पर्यटक यानी कि अपने देश को उसने टूरिस्ट देश के अंतर्गत, टूरिज्म के अंतर्गत उसने आगे बढ़ा दिया। तो इस अंतर्गत देखा जाता है तो कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक संसाधन होने के कारण एक देश अत्यधिक शक्तिशाली हो सकता है, या फिर एक राष्ट्र शक्तिशाली होने का एक कारण उसका प्राकृतिक संसाधन भी है कि उस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि आपका पेट्रोलियम, यूरेनियम, टाइटेनियम, बुटेनियम, इस तरीके से जो भी आपके प्राकृतिक संसाधन है उसके अंतर्गत एक राष्ट्र शक्तिशाली बन पाता है। अब फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लीजिए तो कृषि विभाग। कृषि विभाग फ्रेंड्स, कृषि विभाग की बात कर लीजिए तो आज हमारा भारत किस प्रकार में आपको देखा जाता है कि आज भी भारत में पूर्ण रूप से देखा जाए तो पूर्वी आपका देखा जाता मशीनीकरण नहीं देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में अगर किसी क्षेत्र में अगर कृषि विभाग में भी अगर मशीनीकरण आ जाए या फिर मशीनों के माध्यम से कृषि किया जाए, या फिर अमल बोल सकते हैं कि मजदूर जैसे बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता है, अरहट का जैसे कुएं से हमारा सिंचाई वगैरह किया जाता था, तो इस स्थिति में कृषि विभाग में भी आप मशीनीकरण कह सकते हैं या फिर बोल सकते हो डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक देश पूर्ण रूप से राष्ट्रीय शक्तिशाली के अंतर्गत बन पाता है। तो उससे आपकी चौथी व्यवस्था है या फिर बहुत सारे चौथी आपके राष्ट्रीय शक्तिशाली होने का कारण है कृषि विभाग है, कि उससे पूर्ण रूप से मशीनीकरण देखा जाए तो वो देखा जाता है कि एक राष्ट्रीय शक्तिशाली बन पाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि फिफ्थ पॉइंट है सैन्य शासन। सैन्य शासन की बात कर लीजिए तो फ्रेंड्स आपके जो सैनिक व्यवस्था पाई जाती है यानी कि किसी देश में, अब बात कर लीजिए पाकिस्तान की देश की या पाकिस्तान की जो सैन्य शासन है कहीं ना कहीं देखा जाता है कि एक आतंकवाद को ज्यादा बढ़ावा देता है। अब बात कर लीजिए किसी और देश की, चाहे हमारे देश की सैन्य शासन व्यवस्था की बात कर लीजिए, यानी कि वहां के जो सैनिक है यानी कि सैन्य व्यवस्था है वो अत्यधिक स्ट्रॉन्ग है या फिर पावरफुल है, तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्र यानी कि राष्ट्र शक्ति का निर्माण करता है। अब जैसे कि बात कर लीजिए हमारे घर में यानी कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं जो हमारे इनकम लेकर आते हैं या फिर पेमेंट वगैरह लेके आते हैं जॉब से, अब जैसे बात कर लीजिए हमारे फादर वगैरह होते हैं, अगर फादर वगैरह का इनकम स्ट्रांग होगा तो जाहिर सी बात है घर की इकोनॉमिकल सिस्टम भी स्ट्रांग होगी। ठीक उसी प्रकार से किसी देश में अगर सैनिक व्यवस्था अत्यधिक ताकतवर पाई जाएगी तो उसमें राष्ट्र शक्ति का निर्माण अत्यधिक रूप में देखने को मिलता है। तो ये आपके फिफ्थ पॉइंट थे। और उसके बाद आपका आ जाता है राजनीति व्यवस्था, राजनीति शासन, राजनीतिक शासन। फ्रेंड्स, राजनीति शासन की बात कर ली जाए तो अगर किसी देश में राजनेताओं द्वारा जो राजनीति व्यवस्था हो रही है तो उस देश यानी कि वो शासन करने वाला राजनेता किस रूप से अपने देश को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने में सक्षम है उसकी बात कर रही है। तो इसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि राजनीति शासन से हमारा अभिप्राय ये होता है कि वहां पे किसी देश में निवास कर रहे शासन व्यवस्था अगर अत्यधिक रूप में स्ट्रॉन्ग है, अगर वो निर्णय लेने में सक्षम है तो अपने देश के विकास तथा राष्ट्र के विकास के लिए या उनके हित के लिए ही कार्य करता है, तो वो हमारा राजनीति शासन कहलाता है। फ्रेंड्स, इसमें सातवां पॉइंट आ जाता तो उद्योग की स्थिति, उद्योग की स्थिति, उद्योग की स्थिति आपका सातवां पॉइंट भी बन जाता है। सारांश आप देख लेते हैं तो आपका जो उद्योग की स्थिति यानी कि कोई देश
अगर रोजगार या फिर उद्योग स्थापित करने में आगे बढ़ पा रहा है, लोगों को रोजगार दे पा रहा है या उद्योग स्थापित कर पा रहा है, तो वो अत्यधिक रूप में शक्तिशाली पाया जाता है या फिर अत्यधिक रूप में शक्तिशाली बन पाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इंसान अगर उद्योग से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, कहीं ना कहीं उसका एक बोल सकते हो पैसिफिक इनकम जो कह सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर बंदे का जो इनकम है, कहीं ना कहीं वो भी एक राष्ट्र के जीडीपी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर राष्ट्र की जीडीपी देखी जाती है तो लोगों की व्यवस्था या फिर लोगों की जीडीपी या फिर बोल सकते हो लोगों की इनकम पे ही डिपेंड होता है एक राष्ट्र की जीडीपी। तो यह हम उद्योग की स्थिति भी 7वां पॉइंट बोल सकते हैं। अब हमारा 8वां पॉइंट भी फ्रेंड्स ये देखने को मिलता है कि आपका 8वां पॉइंट आ जाता है सारांश। वैसे देख सकते हैं इसमें आप अभी मिटा दीजिए सारांश को। 8वां पॉइंट आपको देखा जा सकता है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था फ्रेंड्स, आपको भी पता होगा कि किसी क्षेत्र में अत्यधिक रूप में शिक्षित लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें सूझबूझ होती है अपने देश और देश के विकास के लिए, अपने प्रगति के विकास के लिए। तो हम ये देखते हैं जैसे कि आपको देखा जाता है जापान में अत्यधिक लोग शिक्षित है, छोटा सा देश होने के बावजूद भी वहां पे विकास स्तर ज्यादा पाया जाता है। अब जैसे भारत की बात की जाए तो केरल मात्र एक ऐसा राज्य है जिसके अंतर्गत हमने शिक्षा दर जो देखा जाता है भारत में अत्यधिक रूप में है। तो इसके कारण शिक्षा दर होने के कारण वहां पे डेवलपमेंट अत्यधिक रूप में भारत में देखी जाती है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी देश को राष्ट्र के रूप में तब्दील होने या फिर चेंजेस होने में। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आपके 8 पॉइंट थे एक देश के राष्ट्रीय बनने या फिर राष्ट्र शक्तिशाली बनने के ऊपर। अब आ जाता है फ्रेंड्स आपके सारांश की बात कर ली जाए तो सारांश की बात कर ली जाए तो आपका फ्रेंड सारांश है। सारांश में ये देखा कि आपने किस रूप में आपकी राजनीति व्यवस्था या फिर जितने भी ये पॉइंट्स ये तत्व है एक देश की राष्ट्र शक्ति में बनने का कारण बनता है, और इन्हीं के अंतर्गत एक राष्ट्र अपने देश का विकास कर पाता है तथा एक देश राष्ट्र में तभी तब्दील हो पाता है जब ये तत्व उनसे सहायक होते हैं, सहायकमंद होते हैं। तो इसके अंतर्गत एक देश अपने देश में निवास कर रहे लोगों का भलाई करता है या फिर उद्योग स्थापित करने में सक्षम होता है, ये आपका सारांश कहलाया जाएगा। फ्रेंड्स आई होप कि आप तो को ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।